हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा और आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से अभी भी कर रहे होंगे। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था गॉस लॉ की एप्लीकेशन और गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन हमने कर ली थी और आज जो हम करने वाले हैं वो गॉस लॉ की एप्लीकेशन का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम शेल और स्फीयर का जो है केस करने वाले हैं। तो बेटा मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। तो जो नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबाना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। तो देरी ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड आज एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हमने ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो इसको लिख लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज भी कैसा? तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं, चार्ज स्फेरिकल शेल। एक हमारे पास शेल है जिसकी शेप स्फेरिकल है। तो बेटा शेल क्या होता है? शेल जस्ट लाइक कड़ा देखा है आपने हाथ में ना, कड़ा डालते हैं तो कड़े का अंदर का हिस्सा खाली होता है, बस बाहर का होता है ना आउटर सरफेस, तो वो एक शेल का काम करता है। कोई भी रिंग है वो शेल का काम करती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है इस तरह से। दिस इज अ स्फेरिकल शेल गिवन टू अस and this shell is being uniformly charged। ये शेल कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। O इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है। तो जल्दी से बताओ बेटा कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, क्योंकि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस पे, और सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो यहाँ चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, जो क्या होता है क्यू बाय सरफेस एरिया। तो क्यू क्या होगा? सिग्मा इंटू एस, यानी कि ये जो शेल है इस शेल पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज इतना होगा, सिग्मा इंटू 4πr²। अगर पूछ लेंगे टोटल चार्ज कितना होगा तो इतना होगा। अब बात आती है कि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ध्यान दो, यहाँ 3 केस हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला केस हो सकता है कि मेरा पॉइंट बाहर हो, इस शेल से बाहर हो। दूसरा हो सकता है कि इस शेल के ऊपर ही हो, और तीसरा होता है इस शेल के अंदर हो। तो तीनों केस को हम करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट कौन सा है? कि व्हेन पॉइंट P जो है आपका कहाँ हो? आउटसाइड हो। पॉइंट P जो है आपका शेल के बिल्कुल आउटसाइड हो। तो देखो आउटसाइड होगा तो क्या करना पड़ेगा? वही काम, सबसे पहला काम गॉस लॉ जब भी यूज करेंगे तो गॉसियन सरफेस का ड्रॉ करना होता है। अब गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होनी चाहिए यहां पर देखेंगे तो गॉसियन सरफेस ऐसा होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो हर जगह। तो उसकी शेप यहां देखोगे ध्यान से तो कैसी बनेगी? शेप बनेगी बिल्कुल स्फेरिकल, यानी कि यहां से ये मैंने एक P पॉइंट माना जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। तो यहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बेटा, तो गॉसियन सरफेस कैसा आएगा? ये इस तरह से, और ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ जाएगा। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ गया हमारे पास। अब ये जो रेड कलर का गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज ये हो गया। तो याद करो फ्लक्स जो है गॉस लॉ में किस पर डिपेंड करता है? जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है वो चाहे कितना है, वो इतना है क्यों, तो सीधा क्या आ जाएगा? क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा। बट वहाँ से तो फ्लक्स आया, फील्ड कैसे आएगा? तो उसको सब सोल्व करेंगे तो फील्ड भी निकल के आएगा। तो उससे पहले काम करने का क्या है? उससे पहले काम ये करना है कि हमें जिस पॉइंट पर फ्लक्स या फील्ड निकालना है वहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, यानी कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन एन कैप कहाँ होगा?
आउटवर्ड, और आउटवर्ड होने के बाद यहाँ जब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ये भी आउटवर्ड होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ओवर क्लोज लूप, जो किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहां जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो एंगल कितना आएगा, तो ई और एन के बीच का एंगल 0 है, तो एंगल 0 आएगा, ई डी एस कॉस 0, ये आ गया भाई अपना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई कॉन्स्टेंट है ना बेटा, तो ई को बाहर ले लो, ई को यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर ले लेंगे, और ये इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, सिर्फ डी एस का, cos 0 1 होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डी एस है अपना सरफेस एरिया। अब एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब हम स्फीयर का केस लेते हैं। हमें कौन सा सरफेस एरिया काउंट करना है फ्लक्स निकालते वक्त, शब्दों को ध्यान से सुनना, हमें कौन सा सरफेस एरिया लेना है फ्लक्स निकालते वक्त, तो हमें वो सरफेस एरिया लेना है जो गॉसियन सरफेस है। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सरफेस एरिया स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर है, अब मैं कैपिटल आर लूँ या स्मॉल आर लूँ, तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं तो ये गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ ना, तो हमेशा जो सरफेस एरिया निकलता है वो गॉसियन सरफेस का निकलता है जब फ्लक्स काउंट करते हैं। जब चार्ज काउंट करते हैं तो जो शेप दे रखी है उसका सरफेस एरिया लेते हैं, तो इसलिए यहाँ ध्यान देना। तो ds सॉल्व करके क्या आएगा, s यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ गॉसियन सरफेस रेड वाला है, रेड वाले की रेडियस r है, तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो e कितना आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ध्यान दो कि ये क्या है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला कब आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी कि जब मेरे पास एक खाली पॉइंट चार्ज हो उसका फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर आता था, तो यहाँ भी क्या है, वही आया है, के क्यू बाय आर स्क्वायर या क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो शेल है, ये शेल पॉइंट चार्ज का काम करेगी अगर पॉइंट आउटसाइड होगा। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी या फिर अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी कि अंडर व्हाट कंडीशन या व्हेन विल अ स्फेरिकल शेल बीइंग यूनिफॉर्मली चार्ज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, कब बिहेव करेगा, तो जब ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है, ऑब्जर्वेबल पॉइंट जो है वो शेल से आउटसाइड रखा हो, तो किसकी तरह काम करेगा, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस सोल्व हो गया। दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है पी पॉइंट यहाँ के बजाय ना यहाँ आ जाए इस सरफेस पे, यानी कि व्हेन पॉइंट P लाइज एट सरफेस, यहां की बजाय यहां आ जाए, तो ध्यान दो O से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, रेडियस, यानी कि जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल आ गया, कैपिटल R के, और यहां आने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज था वो कितना था, क्यू कितना था, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू दोनों यहां पुट कर दो, E कितना आएगा, क्यू की जगह आपने पुट करना है ये सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल r की जगह क्या रख दोगे आप, कैपिटल R, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, और E आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है ये। क्यों कह रहा हूं ऐसा, तो ध्यान करो, ये आया है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिर्फ शेल का नहीं, कोई भी कंडक्टर हो आउटर सरफेस पे, अगर मान लो पूछे ना कोई कंडक्टर दे रखा है, उसके आउटर सरफेस पे चार्ज दे रखा है और कहते हैं कि फील्ड कितना होगा, तो फील्ड हमेशा कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो मैक्सिमम होगा ऑलवेज, चाहे शेप शेल हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे कैसी भी शेप हो कंडक्टर की, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे अगर चार्ज क्यू है
और सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो फील्ड हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। याद रखना, कैसी भी शेप हो, बहुत बार ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड, नेगेटिव तो इनसाइड। और केस नंबर आपका आ जाता है फिर थर्ड। ये तो तुम खुद ही बता दोगे कि P पॉइंट जो है, पॉइंट P लाइज इनसाइड। अब अगर इनसाइड का केस हम देखें कि मान लो P पॉइंट यहां है, तो भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब जब मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सारा बाहर है। तो जब यहाँ चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ जब क्यू ही जीरो हो गया तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे तो ई भी क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि शेल के अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, शेल के सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और शेल के सरफेस से जब बाहर जाएंगे तो फील्ड कम होता चला जाएगा, क्योंकि फील्ड क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली है, ठीक है। तो बेटा इसको एक बार, ये वैसे कंप्लीट हो गया है, इसमें ग्राफ रहता है, तो एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको नोट कर सकें, ठीक है। तो अब जो हमने ये रिजल्ट निकाले हैं ना, इनको एक ही लाइन में लिखकर और एक ग्राफ ड्रॉ कर दें तो ग्राफ कैसा होगा देखो एक बार। तो हमने 3 पॉइंट निकाले। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, जब R ग्रेटर देन R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली है। जब R के बराबर आया तो E आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा मैक्सिमम है। और जब R की वैल्यू लेस देन R है तो ये E कितना आ गया, 0। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आए कि इनवर्सली टू आर स्क्वायर जब स्मॉल r की वैल्यू r से बड़ी है, E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जब r की वैल्यू r के बराबर है, E इक्वल टू 0 जब r लेस देन r है। तो इसको अगर ग्राफ पे हम ड्रॉ कर लें तो कैसे होगा, देखो ये ग्राफ ले लिया हमने, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने और इधर r की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब देखो 0 से बढ़ते हैं, ये 0 से बढ़ते 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 r के बराबर हो जाए, क्योंकि 0 से बढ़ते 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 मान लो ये पॉइंट वो है जब r किसके इक्वल है, कैपिटल R के। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉइंट आया। ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर E क्या है, मैक्सिमम है, और उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ गए, यानी कि R ग्रेटर देन R हो जाए तो E आर स्क्वायर के इनवर्सली है, और इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है, तो E इनवर्सली टू R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ मैक्सिमम, यहाँ E इनवर्सली टू R स्क्वायर, और यहाँ E क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह का एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू। तो कई बार एक ग्राफ दे देते हैं और पूछ लेते हैं ग्राफ किसका है, तो इसलिए ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक था बेटा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो ये तो शेल का था जब अंदर खाली है। अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा स्फीयर हो जो अंदर से भरा हुआ हो तो क्या होगा, तो इसे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा अपनी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अब नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, यानी कि अंदर से ही भरा हुआ है। तो जो थर्ड एप्लीकेशन आ जाती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। यानी कि हमारे पास स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब ये कंडक्ट नहीं कर सकता, चार्ज है तो वहीं स्टोर रहेगा, वहीं पे मूव नहीं करेगा, चार्ज इधर उधर वहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास ये एक जो है स्फीयर है और इस स्फीयर का सेंटर है O और रेडियस है कैपिटल R।
अब देखो चार्ज O से लेकर और इसके सरफेस तक भरा हुआ है, तो चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, लीनियर सरफेस या वॉल्यूम? ऑब्वियसली वॉल्यूम, क्योंकि अंदर से भरा हुआ है, खाली होता आउटर सरफेस पे होता तो सरफेस ले लेते, लाइन है नहीं इसलिए लीनियर हो नहीं सकता। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD। तो रो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू वी। और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि अगर ये पूछ लें कि इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो इतना है, बट हमने तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे शेल का केस था वैसे ये भी, यहाँ भी 3 केस हो सकते हैं, एक जब पॉइंट बाहर हो, 2 जब सरफेस पे हो, और तीसरा जब अंदर हो। अब अगर मान लो मैं P पॉइंट यहाँ लूँ, इमेजिन P पॉइंट यहाँ लूँ, यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, इसके अंदर चार्ज कितना है, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करके फील्ड निकल जाएगा, जैसे पिछले केस में निकाला था। क्योंकि देखो आएगा वही जैसे शेल में आया था वैसे इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, फ्लक्स उस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो स्फीयर पे प्रेजेंट है या शेल पे प्रेजेंट है। वो तो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। अगर मान लो ये चार्ज और वो चार्ज बराबर होता, ये भी 10 कूलम वो भी 10 कूलम होता, तो फील्ड पूरा बराबर आएगा। यानी कि बाहर वाला केस डिट्टो सेम है जैसे शेल का था। इसलिए हम P आउटसाइड वाला भी नहीं कर रहे, क्योंकि आउटसाइड का तो हमें पता है। हम कर रहे हैं सबसे पहले केस कि जब पॉइंट P कहाँ हो, अंदर हो। ये मान लो ये P पॉइंट हमारा यहाँ हो गया इनसाइड, और P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, R। तो पहला काम जो करते हैं वही, यानी क्या, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो यहाँ से क्या कर लो बेटा, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लो। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। दूसरा काम, यहाँ पर एक एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे और फिर देखेंगे कि एरिया वेक्टर में डायरेक्शन कहाँ है। तो यहाँ छोटा सा एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया, इसमें इसकी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, आउटसाइड। और क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है ऐसा मान के चलते हम, तो फील्ड कहाँ हो जाएगा, आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि दोनों का एंगल 0 हो गया। तो पहला ही जो केस था वो कौन सा है, केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P जो है आपका वो कहाँ है, इनसाइड हो। P पॉइंट इनसाइड होना चाहिए, तो इनसाइड में सीधा कर दो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds किसके इक्वल आता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो मैं बता रहा हूँ क्या है, हमें कौन सा चार्ज लेना होता है गॉसियन सरफेस के अंदर, बड़ा ध्यान से देखना। तो यानी कि जो ये गॉसियन सरफेस, ये रेड वाला मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये है गॉसियन सरफेस, और ये जो चार्ज निकाला था क्यू, क्या ये इसका था, नहीं, क्यू तो O से लेके यहाँ तक इस पूरे स्फीयर का था। हमें कौन सा चार्ज लेना है, सिर्फ इस रेड वाले पोर्शन का। तो मान लो इस रेड वाले पोर्शन का जो चार्ज है वो मैंने क्यू डैश मान लिया, ठीक है। तो यहाँ जब लेंगे तो क्या लेंगे, क्यू डैश। दूसरी बात मैंने बताया था गॉस लॉ के अंदर कि फ्लक्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ अंदर एयर या वैक्यूम थोड़े है, वो तो जिस मटेरियल से ये बना हुआ है वो मटेरियल है, और उस मटेरियल का कोई ना कोई परमिटिविटी होगी। तो परमिटिविटी मैंने मान ली एप्सिलॉन, इसलिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखने के बजाय क्यू डैश बाय एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। फिर क्यू डैश की क्या वैल्यू होगी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखते हैं E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, कॉस 0 आएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, वहाँ देख चुके हैं। E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ ds का होगा, cos 0 1 हो जाएगा, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज। ds होता है सरफेस एरिया, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे ds का आएगा s यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला 4 पाई, कौन सा आर लूँ, छोटा या बड़ा, छोटा, वेरी गुड। क्यों छोटा, क्यों, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस का लेना, और गॉसियन सरफेस की यहाँ रेडियस स्मॉल r है, तो 4 पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। तो E कितना आ गया, क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब बच गए क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यू डैश की वैल्यू निकाल लो भाई।
क्यू का फॉर्मूला क्या था ये, तो क्यू डैश कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर क्यूब। भाई 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज रो है, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ई कितना आ जाएगा, क्यू डैश की जगह आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। जो कटता है काट दो, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से यह काट के एक आर बच जाएगा, तो ई कितना आएगा, रो इंटू में आर और नीचे बच गया 3 और एप्सिलॉन। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली होता है। मतलब अभी तक तो आर के इनवर्सली था, डिस्टेंस बढ़ाते थे फील्ड तो कम होता था, ये आर के डायरेक्टली कैसे हो गया, इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है, ध्यान दो कि O से ऊपर बढ़ेंगे तो इस R की वैल्यू बढ़ेगी, तो जितना बढ़ते जाओगे उतने चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी देखो मैंने गॉसियन सरफेस लिया, अगर मैंने गॉसियन सरफेस ये ले लिया होता ये, तो इतना चार्ज और भी तो बढ़ जाता, ये और भी तो बढ़ जाता चार्ज, इसलिए फील्ड बढ़ रहा है और सरफेस तक जाके वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो E डायरेक्टली टू R है, डेंसिटी तो जो पर्टिकुलर लोगे वो उसमें कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज अगर डेंसिटी बदलते हो तो भी फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लूँ यहीं पर, ये तो हो गया E डायरेक्टली टू R, कब, जब R की वैल्यू लेस देन R है। अगर मैं कह दूं कि R R के बराबर हो जाए, यानी कि सरफेस पे आ जाए, तो E कितना होगा, E कितना हो जाएगा, रो स्मॉल r की जगह कैपिटल R 3, अब क्योंकि आउटर सरफेस वैक्यूम के कॉन्टैक्ट में है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और आउटसाइड चला गया यानी कि R ग्रेटर देन R आ गया, तो E वही शेल वाला केस R स्क्वायर के इनवर्सली आ जाएगा। ठीक है, एक केस आप बताओ कि अगर मैं ये मान लूँ पॉइंट P सेंटर पे आ जाए, ये P पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ सेंटर पे आ जाए, यानी कि सेंटर पे एट सेंटर R कितना हो जाएगा, 0, R 0, तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो ये 3-4 जो केस थे वो आ गए। तो इन तीनों चारों केसेस को अगर मैं इकट्ठा करके लिखूँ और एक ग्राफ बनाऊँ जैसे शेल में बनाया था, तो कैसा बनेगा, उसको बनाने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या पॉज करके नोट कर लो। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने बेटा कितने केस निकाल लिए, 3 केस। 3 केस कौन कौन से निकाले देखो एक बार फटाफट। जब R कैपिटल, सीधा पहले तो R 0, सेंटर से शुरू करते हैं, R 0 तो फील्ड 0, R लेस देन R तो E की वैल्यू कितनी आई थी, रो R/3 एप्सिलॉन, R के इक्वल था, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि E डायरेक्टली टू R था ना, R के बराबर था तो E मैक्सिमम, यानी कि जो ये आया है ये मैक्सिमम है, और R ग्रेटर देन R हो जाए तो E इनवर्सली टू R स्क्वायर। इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर देते हैं। इधर हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, इधर R ले लेंगे। तो देखो ये ग्राफ तो आपने पहले ही पढ़ा है, जब R के बराबर है E मैक्सिमम होगा, यहाँ वैल्यू बदल जाएगी बस, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद E इनवर्सली टू R स्क्वायर, E इनवर्सली टू R स्क्वायर, जब R से बड़ा हो, और जब R लेस देन R है, यहाँ तो 0 ही है, तो R लेस देन R में डायरेक्टली का रिलेशन, डायरेक्टली का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है ना, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये ग्राफ बन जाएगा बेटा, इसको भी आप पोस्ट करो, नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। तो बेटा जो भी हमने शेल और स्फीयर का जो केस किया है उसी का एक क्वेश्चन देखते हैं। IIT 2009 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 मेटालिक स्फीयर है जिनकी रेडियस R, 2R और 3R है। ठीक है, और
उनको जो चार्जेस गिवन है वो है Q1, Q2 और Q3। यहाँ Q1, ये Q2 और Q3 तीन चार्जेस गिवन है। इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। तो रेशियो क्या होगा चार्जेस का? तो क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास एक ये शेल है, दूसरा ये है और तीसरी शेल ये है। एक की रेडियस है, इसकी मान लो है r, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है 3r। यहाँ चार्ज गिवन है Q1, यहाँ चार्ज गिवन है Q2 और यहाँ चार्ज गिवन है Q3। ठीक है, तो ये चार्जेस गिवन है और हमने इसमें ये बताना है कि इन चार्जेस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब गिवन क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल, यानी कि आपका जो रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसका कंसेप्ट इस्तेमाल करें, सॉरी रो गलत लिख दिया मैंने, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है ना, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, ये तीनों का सेम है। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर होगा, यही है ना, Q इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर इसमें मान लो ये सिग्मा 1 है, अगर मैं सिग्मा 2 लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग, चार्ज को मैंने मान लो ये Q की वैल्यू जो थी, अब Q अपॉन ये Q डैश है, चार्ज की वैल्यू अलग ले ली क्योंकि चार्ज कितना है हमें ये नहीं पता। पहले पे चार्ज Q1 था, हमें ये पता है, दूसरे का चार्ज हमें पता नहीं है, वो Q2 है, उसकी वैल्यू पता नहीं है। अब Q1 से रिलेट करके चलेंगे, तो Q डैश मान लिया, नीचे ले लिया 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, दूसरी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2r इसका स्क्वायर। तो सिग्मा 2 आएगा आपका Q डैश अपॉन 4 पाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो ध्यान दो कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर बराबर करना है मैंने, तो क्या करना पड़ेगा? देखो 4 पाई r स्क्वायर मुझे चाहिए, जो चाहिए वो अलग निकाल लो, जो नहीं चाहिए अलग कर लो। एक तो मुझे चाहिए Q, एक मुझे चाहिए 4 पाई r स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या है? 4 है। तो Q डैश की वैल्यू अगर मान लो, Q डैश की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ? 4Q पुट कर दूँ। Q डैश की वैल्यू कितनी पुट करूँ? 4Q, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 4Q। ये जस्ट इमेजिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर का 4 से 4 कट जाएगा, Q उतना आ जाएगा, तब सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो गए। ये किस लिए बताया मैंने कि यहाँ देखो जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू पहले का कितना हो गई? पहले का 4 गुना हो गई ना वैसे तो, बट अगर रेडियस के साथ प्रोपोर्शन में देखना हमने, रेडियस 2 गुना हुई तो चार्ज कितना हुआ? 4 गुना। r से 2r हुआ तो Q जो पहले Q था अब कितना हो गया? 4Q, या इसको Q1 मान लोगे तो सिंबल Q1 लिख लोगे यहाँ पे। यानी कि ये जो कंडीशन है ये कब ट्रू होगी? ये कब ट्रू होगी? व्हेन ईच चार्ज, यानी कि चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेडियस के स्क्वायर के। यानी कि पहला चार्ज जो है Q1 है, तो दूसरा चार्ज कितना होना चाहिए? दूसरा चार्ज होना चाहिए 4Q1। पहला Q1 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? उसका 4 गुना। और तीसरा कितना होना चाहिए? 3r है ना, तो मैंने कहा r स्क्वायर, तो 3r करोगे तो 9 होगा ना, तो वो हो जाएगा 9Q1। ठीक है, तो ये कंडीशन तब ट्रू हो सकती है जब Q r स्क्वायर का डायरेक्टली होगा। उससे हमारे पास ये आ गया Q1 4Q1 और 9Q1। तो रेशो कितना हो गया? 1:4:9। तो आंसर हो जाएगा हमारा C। ये लिख देंगे, मगर ये गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया गलत, है ना। क्यों हुआ ऐसा? आपने क्या कर दिया जो गलत है? हमारा तो आंसर आ गया था।
यही तो गलतियां होती है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हैं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं। अब इसमें देखो क्या है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ Q1 चार्ज आ गया है, यहाँ पर 4 Q1 आ गया है, और यहाँ कितना आ गया है 9 Q1। अब जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरा सरफेस यहाँ प्रेजेंट है तो इंडक्शन होगा, और इंडक्शन की वजह से एक -Q चार्ज क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से जो 4 Q1 है यहाँ इफेक्टिव चार्ज कितना आएगा 3 Q1, और इस 4 Q1 की वजह से यहाँ पे -4 Q1 चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ इफेक्टिव चार्ज कितना आएगा 5 Q1। 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, 4 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज जो हमारे पास बना वो कितना बना, तो टोटल चार्ज हमारे पास बना Q1 3 Q1 5 Q1, ये Q1 फिर 3 और फिर 5, तो रेशियो आ जाएगा 1:3:5। इट इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1:3:5 का है बी इज़ द राइट आंसर। तो बेटा इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े ध्यान से करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल IITs में, नीट में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जब इसकी मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, प्रीवियस एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए अब ये कीजिए, अब हमारे गॉस लॉ में बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एप्लीकेशन जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप फिजिक्स करते रहिए। ओके, थैंक यू।